इमेजिन कीजिए आप एक बर्थडे पार्टी में गए हैं, हाँ उसी हैप्पी वाले बर्थडे की पार्टी में। तो आप वहाँ देख पाएंगे कि हर बच्चे को अपनी प्लेट में रखा हुआ केक का पीस बहुत प्यारा लगता है और वो कभी चाहता भी नहीं किसी से उसे ये पीस शेयर करना पड़े। लेकिन जब कि दूसरे बच्चे की प्लेट में वो देखता है तो उसका पीस उसे अपने वाले से बड़ा ही नजर आता है और वो चाहता है किसी भी तरह से मेरा पीस तो मेरे पास रहे ही, दूसरे का पीस भी मुझे ही मिल जाए। और ऐसे बच्चे को नॉर्मली हम कहते हैं दुष्ट बच्चा और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहते हैं चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, अपने एरिया को बढ़ाने की पॉलिसी है, उसकी वजह से कई कंट्री से डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं चाइना के। जैसे कि हमारे प्यारे इंडिया को अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ रीजन को वो अपना कहता है कि रशिया की व्लादिवोस्तोक सिटी चाइना की है, जापान के सेंकाकू आइलैंड्स भी चाइना के हैं और ताइवान की तो पूरी प्लेट ही छीनने का चाइना का प्लान है। तो चाइना और इंडिया के रिलेशंस खराब होने शुरू हुए 1962 से, जब इंडिया बार बार नारे लगा रहा था हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चाइना ने फ़ायदा उठाया इस बात का और दो तरफ से इंडिया पर एक साथ अटैक कर दिया जब इंडिया प्रिपेयर भी नहीं था बिल्कुल। तो क्या हुआ कि हमेशा की तरह अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का रीजन जो है चाइना उस पर क्लेम कर रहा था और इंडिया हर बार की तरह मना कर रहा था, लेकिन वॉर तो एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन चाइना ने क्या किया कि दो तरफ से अटैक कर दिया, एक तो अक्साई चीन की चिपचाप वैली की तरफ से और एक अरुणाचल प्रदेश की तवांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। और क्योंकि इंडियन सोल्जर्स तैयार नहीं थे, इसीलिए सिनेरियो ये बना कि सिर्फ 20,000 इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट 80,000 चाइनीज सोल्जर्स खड़े थे और यहाँ इंडिया को हार फेस करनी पड़ी। लेकिन चाइना फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और 1967 में इंडिया पर फिर से अटैक कर दिया और नाथुला और चोला पास जो सिक्किम में है, दोनों कंट्री की यहाँ पर बैटल हुई। लेकिन किस्मत हर बार कहाँ अच्छी होती है, चाइना का तुक्का यहाँ लग नहीं पाया और चाइना हारा तो हारा, इस कदर बुरी तरह हारा कि वहाँ के पेपर्स, वहाँ के मीडिया, वहाँ के पॉलिटिशियंस कभी इस बारे में बात नहीं करते, इस वॉर के बारे में। लेकिन भले ही एक अचीवमेंट तो थी बेशक, लेकिन इंडिया के भी करीबन 80 सोल्जर्स यहाँ पे शहीद हो गए थे, लेकिन चाइना के भी 300 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन ईयर 2020 में फिर से दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स का आपस में क्लैश हो गया। गलवान क्लैश सुना होगा आपने। तो ये क्लैश क्यों हुआ? क्योंकि जो गलवान वैली है उसके पास से इंडिया एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था और इस बात से चाइना को बहुत खतरा लगा कि हमारी जो पोजीशन है अक्साई चीन में, उसे इस कंस्ट्रक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाइनीज सोल्जर्स ने कुछ ऐसा किया जिसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता। उन्होंने LAC पार करके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करके इंडिया के एरिया में टेंट सेटअप कर दिए अपने। अब इसे कोई क्या डिफेंड करेगा, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई दूसरी कंट्री में आकर टेंट सेटअप करने की। तो जब इंडिया को ये बात का पता चला तो दोनों कंट्रीज के जो सीनियर कमांडर्स थे उनमें नेगोशिएशन हुआ और ये डिसाइड हुआ कि चाइनीज ट्रूप्स जो हैं वो अपने टेंट्स को वहाँ से विदड्रॉ कर लेंगे। सब कुछ पीसफुली चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब दिन आ चुका है 16 जून 2020। कर्नल संतोष बाबू हैं और साथ में उनका 50 सोल्जर्स का एक ट्रूप है। वो देखते हैं कि चाइनीज सोल्जर्स के जो टेंट्स अब तक हटने चाहिए थे वो अब भी वहीं पर हैं। तो जैसा कि इंडिया हमेशा करता ही है, वो चाहते हैं कि बातों से ही बात सुलझ जाए, तो जाकर बात करने की कोशिश करते हैं चाइनीज सोल्जर्स से कि आप टेंट्स को विदड्रॉ कर लीजिए, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं। और ये हाल तब है जबकि 5 जून को ही बात हो चुकी है सीनियर कमांडर्स के बीच में कि ये ट्रूप्स यहाँ नहीं रहने वाले हैं और अब 16 जून आ चुका है, तो अब कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। पर जब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ट्राई करते हैं कि वो इन टेंट्स को यहाँ से खुद हटा दें, तो दोनों तरफ के सोल्जर्स में आपस में फाइट हो जाती है, लेकिन विद देयर हैंड्स ओनली। हाथ इसलिए क्योंकि इस एरिया में पेट्रोलिंग करते हुए किसी को भी अपने पास गन्स रखना अलाउड नहीं है सोल्जर्स को, इसीलिए सिर्फ अपने हाथों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद फिर दोनों तरफ से स्टोन्स फेंकने शुरू कर देते हैं और जबकि इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गेयर नहीं था वाकई में, वहाँ पे चाइनीज सोल्जर के पास में प्रोटेक्टिव गेयर तो थे ही, साथ में नेल स्टब्ड क्लब्स भी थे और आयरन रॉड्स भी थी। अब हाथ कितने मजबूत भी हो जाएं, लेकिन रॉड्स तो नहीं बन सकते फिर भी। लेकिन इस क्लैश में कर्नल संतोष बाबू के साथ में 20 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। लेकिन अपने ऑफिसर की शहादत को वेस्ट कैसे होने देंगे इंडियन सोल्जर्स? तो रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना के भी करीबन 40+ सोल्जर्स यहाँ मारे गए थे। लेकिन नोट करने की बात तो ये है कि जब इंडिया में इतना दुख था कि संतोष बाबू के साथ में 20 सोल्जर्स खो दिए हैं इंडिया ने, तब चाइना ने अपने कैजुअलिटीज़ को एक्सेप्ट तक करने से मना कर दिया था। अच्छा, अगर आपने 2 बार मेरी वीडियोस देख ली हैं तो इसको एक मैसेज समझें कि पूरी कायनात अब चाह रही है कि आप सब्सक्राइब का ये बटन क्लिक ज़रूर कर दें। अब 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आपको कोई गन दिखाकर आपसे पैसे मांग रहा है। तो जान तो बचानी है, तो हम उसे पैसे दे देंगे, लेकिन बाद में उसे बहुत कोसेंगे भी। ये है एक क्लासिक एग्जांपल हार्ड पावर का। लेकिन अगर रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो कितना भी बिल बने, वहाँ हम पे कर देते हैं बिना किसी को कोसे। ये है एग्जांपल सॉफ्ट पावर का। जो हार्ड पावर है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होती है हथियारों से, वेपन से,
लेकिन सॉफ्ट पावर हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन रिलीज करवाती है, जिससे अगर हम किसी पर कुछ खर्च भी करें तो बिना किसी रिग्रेट के अपनी खुशी से करते हैं। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की पोजीशन जो है वो अब थोड़ी सी डगमगा रही है, लेकिन रशिया और यूक्रेन की वॉर से पहले अमेरिका पूरे वेस्ट और पूरे वर्ल्ड का सुप्रीम लीडर बनके बैठा हुआ था। और वो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपनी हार्ड पावर से ज़्यादा अपनी सॉफ्ट पावर का यूज़ किया अपना इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका ने एक वेपन बनाया, मान लीजिए बहुत कॉस्टली है वो, तो हर कंट्री अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो हर कंट्री में प्रेजेंट भी नहीं हो पाएगा। लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू हर सेकंड अमेरिका हमारे फ़ोन में बैठा हुआ है और स्टारबक्स और मैकडॉनल्ड्स के थ्रू हम अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि क्या इंडिया के पास भी ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र है जिसको यूज़ करके हम अपने मेजर थ्रेट चाइना को टैकल कर सकें और यूएस के जैसी सॉफ्ट पावर एंजॉय कर सकें। तो बिल्कुल इंडिया ऐसा कर सकता है, केंद्रीय विद्यालय और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स यानी DAVs को नए नेशंस में ओपन करके। देखिए, चाइना के जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में जगह जगह हैं। 2019 तक टोटल 6 कॉन्टिनेंट्स में 530 इंस्टीट्यूट्स थे। ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे ही हमारे KV और DAV स्कूल्स भी होने चाहिए, क्योंकि अब एजुकेशन को भी सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ किया जा रहा है। यही सेम काम किया था ऑस्ट्रेलिया ने। 1950s में ऑस्ट्रेलिया ने एशिया से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर अपने यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया, और जो अपने ग्रेड्स अपने मार्क्स के बेस पर स्कॉलरशिप ले रहा है, ऑब्वियस है कि पढ़ने में ब्रिलियंट ही होगा वो। अब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को आप अच्छी एजुकेशन देकर हीरे को तराशने वाला काम कर दे रहे हैं बस। अब जब ये स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर अलग अलग कंट्रीज में जाकर वहाँ पर अच्छी पोस्ट पर अच्छी जॉब्स में होते होंगे, तो क्या यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम की इमेज एनहांस नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। तो पहले बात करते हैं KVs की। तो जो केंद्रीय विद्यालय हैं, इनको 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर शुरू किया गया था, सिर्फ 20 स्कूल के एक चेन के साथ में, जो कि अब इंडिया की लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल बन चुकी है और वर्ल्ड के भी लार्जेस्ट चेन ऑफ स्कूल्स में से एक है। अब इंडिया में इसके 1200 प्लस स्कूल्स हैं और 3 स्कूल्स अब्रॉड में हैं, एक तेहरान में, एक मॉस्को में और एक काठमांडू में। इन स्कूल्स को स्टार्टिंग में सेंट्रल स्कूल के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये नाम चेंज करके फिर हिंदी में केंद्रीय विद्यालय कर दिया। 2022 से पहले इन स्कूल्स में एडमिशन लेने का एक तरीका MP कोटा भी था, मतलब कि जो MPs थे उनके पास एक पावर होती थी कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंडर आने वाले KV स्कूल्स में वो मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स को रेकमेंड कर सकते थे 1st to 9th क्लास के, लेकिन बाद में ये कोटा फिर खत्म कर दिया गया। इन स्कूल्स को ओपन करने के पीछे गवर्नमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो लोग डिफेंस सर्विसेज में गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, ताकि अगर बच्चों के पेरेंट्स अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र भी होते रहते हैं तब भी उनके बच्चों की पढ़ाई वहाँ से अफेक्ट ना हो। इन स्कूल्स में हर जगह सेम सिलेबस, सेम करिकुलम, सेम यूनिफॉर्म, सब कुछ सेम रहता है, इसीलिए सेम एनवायरनमेंट मिलने की वजह से अगर बच्चे सेशन के बीच में स्कूल चेंज भी करते हैं तब भी उन्हें सफ़र नहीं करना पड़ता। अब देखते हैं कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स यानी कि DAVs के बारे में क्या स्पेशल है। तो भगत सिंह पढ़े थे DAV हाई स्कूल से और फिर नेशनल कॉलेज से। DAV का पहले सिर्फ एक स्कूल था लाहौर में, जिसको 1886 में लाला लाजपत राय जी ने स्टैब्लिश किया था, और बाद में अब इसके 900 प्लस स्कूल्स हैं इंडिया में और ओवरसीज भी। ये एक नॉन गवर्नमेंटल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 900 प्लस तो स्कूल्स हैं, 75 प्लस कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी भी है। ये दयानंद सरस्वती जी के आइडियाज़ पर बेस्ड है और DAV स्कूल्स का रिकॉर्ड रहा है सबसे ज़्यादा 10th और 12th क्लास के टॉपर्स जो है वो इन्हीं स्कूल्स से आते हैं। 2013 से साउथ कोरिया में BTS बैंड एक्टिव है और आज वहाँ की मनी मेकिंग मशीन की तरह काम कर रहा है। इसे कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा इसे जानता है और इसे किसी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। 2019 की एक रिपोर्ट दी थी Hyundai रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि $4.9 बिलियन अर्न करता है ये बैंड हर साल, पर ईयर का है ये सिर्फ, और $49 बिलियन अर्न कर चुका है 2014 से 23 तक। ये साउथ कोरिया की सॉफ्ट इकोनॉमिक पावर ही तो है कि सॉफ्ट पावर से इतनी इकोनॉमी जनरेट हो रही है और इतने लोग साउथ कोरिया को पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ से BTS एसोसिएटेड है। और जापान की जो मांगा कॉमिक्स है उसकी तो पूरी दुनिया ही फैन है, और अगर BTS ने अपने कंट्री के लिए मनी मेकिंग मशीन बनकर काम किया तो फिर एनीमे जापान के लिए क्यों नहीं कर सकता। वैसे भी दोनों कंट्री राइवल्स हैं एक दूसरे की, दोनों में टक्कर चलती रहती है और आज से नहीं कई डिकेड से राइवल्स हैं। खैर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पर कभी और बात करेंगे इस बारे में, अभी मुद्दे पर रहते हैं अपने। तो 1.31 ट्रिलियन जापानीज येन्स अर्न किए हैं एनिमे इंडस्ट्री ने अकेले 2021 में। और अगर हम इस एनिमे के कंटेक्स्ट में देखें तो इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है जापानीज सीरीज का कि लोग बिल्कुल दीवाने हैं इनके पीछे। वन पीस, डेथ नोट, ब्लैक क्लोवर, इतने ज़्यादा फैंस हैं, मिलियन में व्यूज़ यूँ जाते हैं इनके। और नारुतो उज़ुमाकी इतना दिलदार कैरेक्टर है वो कि कौन उसका फ़ैन नहीं होगा उसे देखकर।
यहाँ तक कि नथिंग सेलफोन के ओनर कार्ल पे, जिन्हें मॉडर्न डेज का स्टीव जॉब्स कहते हैं, वो तक बहुत बड़े फैन है नारुतो उज़ुमाकी के। और रश्मिका मंदाना, इंडिया की नेशनल क्रश, तक बहुत बड़ी फैन है नारुतो की। अमेरिका खुद भले ही वर्ल्ड की सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका खुद भी इस्कॉन के डेट में है। इस्कॉन के डेट में फाइनेंशियली नहीं, लेकिन एक टाइम पर क्या था कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है अपने यूथ को लेकर बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो हिपी कल्चर पर बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, बहुत इंस्पायर हो रहे थे उनसे। हिपी कल्चर क्या था कि ये अमेरिकन जो कॉलेजेस थे वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, और इन लोगों ने जो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स और रेगुलेशन होती हैं उनको अवॉइड करके ओपननेस को चुनना शुरू किया। ओपननेस भी इस तरह की बातें तो इनकी ये थी कि स्प्रेड लव एंड अवॉइड वॉर, लेकिन काम ऐसे थे कि नशे करके बस यहाँ से वहाँ घूमते रहो और कुछ मत करो। और अगर आपको और गहराई से जानना है इस कल्चर के बारे में, हिपी कल्चर के बारे में, तो 1971 में एक मूवी आई थी हरे रामा हरे कृष्णा, देवानंद सर की। 1971 बिल्कुल वही जो आप सोच रहे हैं, जब इंडिया की रॉ बांग्ला मुक्ति मोर्चा को ट्रेनिंग दे रही थी ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी से वॉर के लिए, बिल्कुल वही 1971 है ये। तो इस मूवी में जीनत अमान मैम सर की बहन होती हैं और वो हिप्पी बन जाती है, और बहुत साल बाद काठमांडू में अपने भाई को मिलती है हिप्पीज के साथ में। इस मूवी का ही वो गाना है जो हम बार बार पूरा दिन रक्षाबंधन के दिन टीवी पर और सबकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सुनते रहते हैं। और तब इस्कॉन टेम्पल्स ने अमेरिकन गवर्नमेंट की हेल्प की और लोगों को हिप्पी कल्चर से निकालकर मेन स्ट्रीम में लेकर आए, और आज भी बहुत रिस्पेक्ट है इस्कॉन टेम्पल्स की अमेरिका में और रशिया में भी। चाहे दोनों कंट्री कितने भी आपस में कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन दोनों ही कंट्रीज में बहुत अच्छी और पॉजिटिव इमेज है इस्कॉन टेम्पल्स की। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट ये केवी और डीएवी स्कूल्स की चेंज को अब्रॉड तक लेकर जाती है, तो सिलेबस को सेट किस तरह करना चाहिए हर कंट्री के लिए, ये देखते हैं। पहली बात तो जो स्टेम सब्जेक्ट हैं वो सेम ही रहते हैं ऑलमोस्ट हर जगह। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स के सब्जेक्ट्स जो होते हैं, ये तो सेम ही रहते हैं हर जगह, तो हम भी सेम रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्री के स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी हमसे हाई और बेटर हैं, तो उसे लो क्यों करना? वैसे भी क्वालिटी एजुकेशन तो देनी है, फिर तो कंसेप्ट वहीं के यूज़ करना बेस्ट रहेगा। लेकिन जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हर जगह अलग रखना चाहिए, वहाँ के सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स और रिलीजियस बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए। ये तो हर जगह अलग ही होते हैं, तो वहाँ का सब्जेक्ट भी लिटरेचर के सब्जेक्ट्स भी अलग ही होने चाहिए। अगर हम रिलीजन से शुरुआत करें तो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, जापान, कंबोडिया, लाओस, इन जगहों पर डोमिनेटिंग पोजीशन पर बुद्धिज़्म है। तो यहाँ के जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स होंगे उनमें भी इंडिया के जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं उनके बारे में मेंशन करना चाहिए। और मेंशन क्यों, उन्हें पॉजिटिवली एक्सप्लेन भी करना चाहिए, ताकि वहाँ के जो बच्चे उन्हें पढ़ेंगे, जो स्टूडेंट्स उन्हें पढ़ेंगे, उनके दिलों में इंडिया के लिए बचपन से ही रिस्पेक्ट आ जाए, अर्ली एज से ही। और ये मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को प्रायोरिटाइज करने के लिए। और बुद्धिज़्म के बाद इस्लामिक कंट्रीज़, अगर इस्लामिक कंट्रीज़ में भी इंडिया के केवी और डीएवी स्कूल्स ओपन होते हैं, तो वहाँ बच्चों को ये ज़रूर सिखाना चाहिए कि जिस कंट्री में 79 to 80% हिंदू पॉपुलेशन हो, वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान सबसे बड़े सुपरस्टार कैसे बन जाते अगर यहाँ धर्मों के लिए रिस्पेक्ट ना होती लोगों में, अगर एक दूसरे से प्यार ना होता यहाँ लोगों में, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में ज़रूर सिलेबस में एक चैप्टर ऐड होना चाहिए। और ये सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ नहीं, ये तो बल्कि इंडिया में भी होना चाहिए, बिकॉज वी इंडियंस अप्रिशिएट द क्वालिटीज़ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। और जो क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करने वाली कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के सिलेबस में महाराजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के बारे में चैप्टर होना चाहिए। अब ये कौन है ये जानते हैं? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर जब हिटलर ने पोलैंड पर इन्वेड कर दिया था, तो वहाँ के बहुत सारे पॉलिश लोग अपने घर से बेघर हो गए थे, और ये होमलेस लोग दर दर भटक रहे थे। और जिस भी कंट्री के पास ये रेफ्यूज सीख करने जाते, वहाँ हर जगह से इन्हें रिजेक्शन ही मिला, कहीं भी इन्हें एज रेफ्यूजीज एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब ये इंडिया भी पहुँचे तो मुंबई में तब ब्रिटिश अथॉरिटी ने इन्हें एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया। और तब इन करीबन 1000 बच्चों की हेल्प के लिए सामने आए महाराजा दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा, जिन्होंने उन बच्चों को एक्सेप्ट किया अपने खुद के बच्चों की तरह, जो कि उनके खुद के शहर के तो क्या उनके देश तक के नहीं थे। इतनी ह्यूमैनिटी है इंडियंस में। और अब महाराजा को ट्रिब्यूट देने के लिए जो पोलैंड का वॉर्सो शहर है, वही फेमस वॉर्सो पैक्ट वाला वॉर्सो, उसी वॉर्सो शहर में एक चौक है महाराजा के नाम से, द स्क्वायर ऑफ गुड महाराजा। और जिन भी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट ये स्कूल्स ओपन करें, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके साथ में इंडिया का कनेक्शन दिखाना होगा। और कहीं ना कहीं ये थॉट इंजेक्ट करना पड़ेगा बड़ों के भी और बच्चों के भी दिमाग में, कि कैसे जो वहाँ के लीडर्स थे उनके भी इंडिया से स्पेशल रिलेशंस थे। इससे उन्हें इंडिया से प्यार करने का और इंडिया की रिस्पेक्ट करने के लिए एक रीज़न मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यूगोस्लाविया के सिलेबस में चैप्टर होना चाहिए जोसेफ ब्रोज टिटो के बारे में,
क्योंकि वो उन लीडर्स में से एक थे जिन्होंने कोल्ड वॉर के टाइम पर नैम की शुरुआत की थी और इंडिपेंडेंट इंडिया में विजिट करने वाले वो पहले यूरोपियन लीडर थे। दिल्ली में तो जोसेफ ब्रोज टीटो मार्ग भी है। और क्यूबा के साथ तो इंडिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा भी है, 1979 में नैम का समिट हुआ और जो अगला समिट होना था वो 1983 में होना था, तब उसे इंडिया होस्ट करने वाला था। तब फिदेल कास्त्रो सर ने एक बात कही थी कि उन्हें अपने सिस्टर को गैवल देने में बहुत खुशी होगी। सिस्टर मतलब वो इंदिरा गांधी मैम की बात कर रहे थे। गैवल एक तरह का छोटा हैमर होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, वो उसे इंदिरा मैम को देने की बात कर रहे थे। और जब टाइम आया 1983 में, तब फिदेल कास्त्रो सर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे और जब मैम ने उनसे गैवल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, उन्होंने गैवल नहीं दिया। जब दोबारा बढ़ाए तब भी नहीं दिया। उन्होंने पहले बहुत प्यार से अपनी सिस्टर को हक किया और फिर गैवल ट्रांसफ़र किया। और 1975 में जब बांग्लादेश में मिलिट्री ने कूक कर दिया था, तख्ता पलट कर दिया था, तब शेख हसीना जो अब वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है अपनी जान बचाने के लिए इंडिया ही आई थी। तब वो जर्मनी में अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और 1975 से 81 तक वो यहाँ का दिल्ली में ही रही। और ऐसे बहुत सारे फॉरेनर लीडर्स भी हैं जिन्होंने इंडिया से पढ़ाई की है, जैसे कि ऑन्ग सैन सू की। ये म्यांमार की पॉलिटिशियन है और इन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई की है, सेम कॉलेज जहाँ से IAS टॉपर टीना डाबी मैम भी पढ़ी हैं। और हामिद करजई जो अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिमला से पढ़ चुके हैं। और फिजी के प्राइम मिनिस्टर सिटीबेनी रबुका वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से पढ़ चुके हैं। और 1947 में इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर सुल्तान जहारीर को डच गवर्नमेंट ने हाउस अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद जहारीर ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी और नेहरू जी ने ये काम बीजू पटनायक जी को दिया। बीजू पटनायक जी और उनकी वाइफ ज्ञान पटनायक जी दोनों साथ में डकोटा प्लेन से डच एरिया में गए, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उन पर अटैक्स होने लगे। लेकिन इसके बाद भी बहुत सावधानी से और सिक्योरली उन्होंने अपना प्लेन लैंड करवाया और सेफ्टी से PM को वहाँ से निकालकर सिंगापुर के रास्ते इंडिया लेकर आए। तो हर कंट्री के सिलेबस में वहाँ से रिलेट करने वाली चीज़ें ऐड करनी होंगी ताकि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जा सके। लेकिन इतना सब करना क्यों है और इससे क्या हो जाएगा? तो इससे होगी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे इंडिया अपने डिफेंस बजट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। देखिए आखिर में तो हार्ड पावर पर ही जाना है, लेकिन जो रास्ता है वो सॉफ्ट पावर से होकर ही जाता है, क्योंकि आप सॉफ्ट पावर की हेल्प से ही पूरे वर्ल्ड की नजरें इंडिया पर स्टिक करवा सकते हैं। एक तो इंडिया के अपने खुद की 2 नेबरिंग कंट्रीज से सीरियस कन्फ्लिक्ट हैं और दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट हैं। ये तो है ही पोटेंशियल थ्रेट, और इस थ्रेट को टैकल करने के लिए सॉफ्ट पावर नहीं हार्ड पावर ही काम आ सकती है, वहीं से टैकल हो सकता है ये। लेकिन हार्ड पावर के लिए क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सॉफ्ट पावर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और अगर हमारी हार्ड पावर स्ट्रांग हो जाती है तो अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करके हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। तो जो 2 चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर। अगर इकोनॉमी बेहतर होगी तो रिसर्च करके अच्छे वेपन्स बन पाएंगे, अगर वेपन्स अच्छे होंगे तो एक्सपोर्ट से इकोनॉमी अच्छी हो पाएगी। शायद आपको ये पॉइंट उतना कन्विंसिंग नहीं लगा होगा, तो अब आप एक बात ज़रा गौर से सुनना मेरी, कि आपको क्या लगता है कि क्यों दुनिया भर से इंजीनियर्स, डॉक्टर, सबका सपना US जाने का ही होता है और कहीं का नहीं? और क्यों हमारे IIT में से, NIT में से बहुत सारे स्टूडेंट सीधा US चले जाते हैं? वो क्या वहाँ के मिलिट्री वेपन से बहुत इंस्पायर्ड रहते हैं, या उनका सपना होता है कि ज़िंदगी में एक बार फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाना है, वो भी सीधा F-22 और कोई नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ US के नाम से और वहाँ की चकाचौंध से कि US द लैंड ऑफ ड्रीम्स, हम US जाएंगे, वो सिर्फ इससे खुश हो जाते हैं और कुछ नहीं। और ये जो पावर है, ये जो जादू है, ये अमेरिका की हार्ड पावर का नहीं है, ये वहाँ की सॉफ्ट पावर का है। अच्छा, अब ये तो हुई प्रॉब्लम कि सिर्फ अमेरिका की ही सॉफ्ट पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन सोल्यूशन क्या है? तो इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि ईयर 2030 तक टूरिज्म सेक्टर से $250 बिलियन अर्न करने का, और यही टारगेट लॉन्ग टर्म में 2047 तक 1 ट्रिलियन का है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडिया का टूरिज्म सेक्टर 7.9% के CAGR से ग्रो करेगा। गवर्नमेंट बहुत एक्साइटेड लग रही है इस सेक्टर को लेकर। तो अगर अलग अलग कंट्रीज़ में KV और DAV स्कूल्स की चेंज होंगी तो वहाँ के सिलेबस के चैप्टर्स में टूरिज्म को भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हर जगह का सिलेबस बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सऊदी अरब में बीचेस दिखाएंगे तो वहाँ के लोग इम्प्रेस नहीं होने वाले, वो लोग इम्प्रेस होंगे हिमालयाज़ के नाम से। लेकिन अगर आप सेम हिमालयाज़ को रशिया में दिखाएंगे तो वहाँ कोई इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, वहाँ के लोग एक्साइटेड होंगे बीचेस के नाम से। तो इस तरह बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिलेबस को सेट करना पड़ेगा, और स्कूल्स के थ्रू गवर्नमेंट की जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो तो फुलफिल हो ही जाएगा, साथ में इंडियन साइट्स का प्रमोशन भी हो जाएगा। क्योंकि जिन्हें एडवेंचरस लाइफ पसंद हो वो हमारे हिमालयाज़ में देख सकते हैं, जिन्हें बीचेस पसंद हो वो देख सकते हैं तमिलनाडु में या फिर गोवा में, जिन्हें डाइवर्सिटी देखनी हो वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं, जिन्हें
कल्चर और फेस्टिवल से प्यार हो वो हमारे वृंदावन जा सकते हैं, और जिन्हें पीस चाहिए हो वो देख सकते हैं उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में कि ट्रू पीस किसे कहते हैं। अब देखते हैं टूरिज्म के बाद मेडिकल टूरिज्म के क्या हालचाल हैं और इंडिया कैसे अपनी सॉफ्ट पावर में मेडिकल टूरिज्म को इंक्लूड कर सकता है। तो पहली बात तो मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में कनाडा नंबर 1 कंट्री है। हर साल करीबन 14 मिलियन लोग अकेले अमेरिका से कनाडा जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, क्योंकि जो कनाडा का मेडिकल सेक्टर है वो सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवाता बल्कि साथ में जो उनके हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स हैं वो बहुत फेमस हैं, खास करके ऑर्थोपेडिक और हार्ट ट्रीटमेंट्स के केसेस में उनकी यही स्पेशलिटी है। इंडिया भी इस फील्ड में पीछे नहीं है, लेकिन इंडिया में जो मेडिकल टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादा आते हैं एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से, जबकि इंडियन गवर्नमेंट का अब ये प्लान होना चाहिए कि अब यूरोप और अमेरिका के मार्केट को भी टारगेट करना है। इंडिया के मेडिकल सेक्टर को नंबर 1 बनाने के लिए जो टीचर्स केवी और डीएवी स्कूल्स में फॉरेन में पढ़ाएंगे उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन सॉइल पर वही इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर होंगे जो वहाँ के स्टूडेंट्स के दिमाग में कोई थॉट डाल सकते हैं, और उन्हें बताना चाहिए वहाँ के स्टूडेंट्स को कि इंडिया में हार्ट सर्जरी सिर्फ 4 लाख में हो जाती है, सिर्फ इतना ही, और ये बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत सस्ता ट्रीटमेंट मिल रहा है। और थाईलैंड में यही सेम हार्ट सर्जरी 15 लाख की होती है, और अमेरिका में तो और भी कॉस्टली, वहाँ 80 लाख की होती है। ये बच्चों को नहीं बताना है, ये मैं आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि इंडिया में नो डाउट सस्ता ट्रीटमेंट मिलता है, और यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं उनका और उनके पेशेंट का कनेक्शन भी इसलिए बेटर रहता है क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स मैक्सिमम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं। मेडिकल सेक्टर ऐसा है कि जहाँ से बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, और यहाँ लोग अपनी खुद की मर्जी से अपनी जेब से पैसे निकाल कर भी देते हैं, और ट्रीटमेंट के बदले ज़िंदगी भर फैन बनकर रहते हैं और एहसान मानते हैं, वो अलग समझो। जैसा कि टर्की में हुआ, टर्की में अर्थक्वेक के टाइम पर इंडिया से इंडियन आर्मी और मेडिकल टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची, और टर्किश लोगों ने ये देखा, और ये देखकर जो टर्की के सिटीजन्स पहले पाकिस्तान के नारे लगाते थे अब वो इंडिया के फैन बन चुके हैं, और वहाँ के डिप्लोमेट्स इंडिया को अपना दोस्त कह रहे हैं, और हिंदी में नहीं कह रहे, टर्किश में कह रहे हैं, क्योंकि टर्किश और हिंदी दोनों में इस वर्ड का मीनिंग सेम ही रहता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों जो फॉरेन में पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को केवी और डीएवी में पढ़ाएंगे, उन्हें इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इसके लिए, इस सोल्यूशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने होंगे। जैसे उन बच्चों को इंडिया में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, मेडिकल में, टूरिज्म में, आईआईटी में और स्कॉलरशिप्स में भी। अगर वहाँ किसी को मेडिकल इमरजेंसी है और उसने एम्स में अप्लाई किया है तो फॉरेनर्स की लिस्ट में उसे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बल्कि अगर उसने इंडिया के किसी और भी हॉस्पिटल में अप्लाई किया है तो भी उनकी वीज़ा पॉलिसी में हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बाद अब जो स्टूडेंट्स फॉरेन में केवी या डीएवी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं उनके लिए आईआईटी में कुछ सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए, और उनका जो एग्ज़ाम भी हो आईआईटी का वो वहाँ के स्टेम सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इससे क्या होगा कि पहली बात तो जो ब्रिलियंट है आईआईटी वही क्लियर कर सकता है, और जो आईआईटी क्लियर कर ले वापस अपनी कंट्री जाकर आज नहीं तो कल एलीट क्लब में वो एंटर कर ही जाएगा, और एलीट क्लब में एंटर करते ही पहली बात तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी वहाँ के लोगों के लिए। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई इंडियन बिजनेसमैन अपना आइडिया लेकर दूसरी कंट्री में जाएगा तो जो वहाँ के लोग इंडिया से पढ़ चुके हैं उनके साथ डील करना ज़्यादा आसान रहेगा वहाँ के नेटिव्स के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, अगर टाटा कंपनी के कोई सीनियर किसी अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं कोई बिजनेस आइडिया लेकर, और जिस लोकल कंपनी से उन्हें डील करनी है अगर वहाँ के जो हेड हैं वो इंडिया से पढ़कर आए हों तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं डील के मैच्योर होने के। अब एक चीज़ और कि जब भी फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया आएंगे तो उनमें से जो भी फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हैं उन्हें एक कार्ड इशू होना चाहिए एयरपोर्ट से, और ये कार्ड पूरी कंट्री में चलेगा। इससे क्या होगा कि उन्हें जो बाकी फॉरेनर्स हैं उनसे कम पे करना पड़ेगा। जब भी हम किसी मॉन्यूमेंट को देखने के लिए जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर वो चार्ज इंडिया के लिए 100 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 1000 रुपीज़, तो उस फ्लुएंट हिंदी वाले कार्ड की वजह से उसके बेस पर उन्हें भी इंडियन जितना ही पे करना पड़ेगा, यानी कि फॉरेनर्स से बहुत कम। इससे हमारी राजभाषा हिंदी का इन्फ्लुएंस भी बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए सीआईएसएफ के सर्विसमैन को गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देना चाहिए कि वो कार्ड होल्डर का कार्ड चेक करने के बाद भी एक बार उनसे हिंदी में क्वेश्चन ज़रूर करें, ताकि अगर किसी एम्प्लॉय या ऑफिसर ने एयरपोर्ट पर उनसे पैसे लेकर उन्हें बिना हिंदी आते हुए भी ये कार्ड इशू कर दिया हो तो उस ऑफिसर या एम्प्लॉय का पता चल सके कि ऐसा करप्शन चल रहा है। देखिए, अगर इंडिया को चाइना से डील करना है तो हमारे पास हमारी हार्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारी सॉफ्ट पावर जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए चाइना उसे कुछ मानने वाला नहीं है, और जितनी स्ट्रॉन्ग चाइना की हार्ड पावर है उससे डील करने के लिए इंडिया को अपने जेट इंजन बनाने ही पड़ेंगे। डीआरडीओ इस पर काम भी कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो बहुत दूर है।
इसके अलावा इंडिया के पास अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल भी होनी चाहिए और साथ में स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट भी चाहिए। एमका पर भी डीआरडीओ काम कर रहा है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि 2025 तक वो बनकर तैयार हो जाएगा इंडिया का पहला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़ सकती है सॉफ्ट प्लस हार्ड पावर से, लेकिन जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई अगर पिछले कुछ डेकेड से हम देखें तो वो हुई मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और उसके एक्सपोर्ट से। 1991 के बाद से उनकी इकोनॉमी बढ़ ही रही है, बल्कि 1992 में तो 14% की ग्रोथ रेट थी चाइना की, और ओवर द ईयर चाइना 9% से अपनी जीडीपी को ग्रो करे ही जा रहा है। चाइना ने ये सब कुछ मेनली एक्सपोर्ट से अर्न किया है, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं रह गया क्योंकि अब इंपोर्ट ड्यूटीज लग चुकी हैं। अब कंट्रीज के बीच ट्रेड वॉर्स चलती रहती हैं और अब कंट्रीज चाहती हैं कि अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स का टैलेंट और लोकल इंडस्ट्रीज को बचा कर रखें, क्योंकि अब आने वाले टाइम में ऐसी 3 ही चीज़ें रह गई हैं जिनका एक्सपोर्ट कभी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका इंपोर्ट भी कभी बंद नहीं होगा। वो हैं मेडिसिन, वेपन्स और तीसरा है ग्रेन्स यानी कि अनाज। तो अगर हम अपनी हार्ड पावर यानी कि अपने वेपन्स को एक बार स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो हम इनके एक्सपोर्ट से अपनी इकोनॉमी को पीक पर ले जा सकते हैं। तो इन सारी बातों का जो क्रक्स निकल कर आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नजर आता है, वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया के अलावा और कंट्रीज में भी इन स्कूल्स को खोलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी केवी और डीएवी एजुकेशन के फील्ड में ब्रांड बन चुके हैं। बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस लोगों के दिमाग पर इन स्कूल्स का, और अगर ये स्कूल और कंट्रीज में भी खुलते हैं तो हो ना हो इंडिया की सॉफ्ट पावर को ज़रूर यहाँ से एक बूस्ट मिलेगा, और हमारी गवर्नमेंट को इन स्कूल्स का जो सिलेबस है उसको ज़्यादा इंडियन, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा कल्चर पर बेस्ड रखना चाहिए।